नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, बर्नौली हाइपोथेसिस, फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस, मार्कोविट्स थ्योरी, न्यूमैन मोरजेटसन कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी, हिक्स लॉजिकल ऑर्डरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी was propounded by Paul Samuelson in 1938. This theory studies the behavior of people while they are making choices. This is why it is called behavioral ordinal utility theory. इससे पहले जो हमने कंज्यूमर थ्योरी डिस्कस करी है वो डिपेंड करती थी कार्डिनल यूटिलिटी पे, और जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो डिपेंड करती है किस पे? ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। और इसकी एक खासियत है कि दिस इज़ नॉट इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब इसमें जो कंज्यूमर है वो खुद अपने बिहेवियर को एनालाइज नहीं करता, बल्कि एक दूसरा व्यक्ति है जो उसके बिहेवियर को एनालाइज करता है। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाइल फॉर्मर टू, जैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हिक्स ने दिया था, वो बोलता था कि कंज्यूमर नोज हिज प्रेफरेंसेस क्लियरली बेस्ड अपॉन विच दे मेक choices. Later theory मतलब revealed preference theory is non-introspective, indeed observational, as it derives preference based upon previous choices made by consumer. जो ये दो पर्सन है इसका बिहेवियर बी पर्सन ने एनालाइज किया, और उसको अब पता है, मान लीजिए मंडे को उसने कोई सामान खरीदा, अब इस पर्सन को पता है कि वो ट्यूसडे को भी सेम ही सामान खरीदेगा, क्योंकि इसने अपना प्रेफरेंस इसको बता दिया है थ्रू इसकी ऑब्जर्वेशन के। द थ्योरी वॉज गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन इन 1938। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल, मतलब हम इसमें यूटिलिटी को कंपेयर करते हैं, ना कि हम नंबर में मेजर करते हैं। और ये किस पे बेस्ड है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे। The theory is behavior based and choice of consumer reveals the preference. हमें पता होता है कि हमें कौन सा गुड्स खरीदना है। एक रिवील्ड प्रेफरेंस की फीचर है कि जो डिमांड कर्व है वो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में विदाउट IC के हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो किस तरह से? देखिए, डिमांड कर्व क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसमें? प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड में। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में क्या होगा? मान लीजिए ये बजट लाइन है और किसी गुड्स का प्राइस घट जाता है, हम इस प्रेफरेंस को यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं, और किसी गुड्स का प्राइस घट जाता है तो हम ज़्यादा इसकी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इस तरह से रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी लॉ ऑफ डिमांड को डायरेक्टली डिराइव करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस विदाउट यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले, इकोनॉमिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में अजम्पशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसकी सबसे पहली अजम्पशन देखेंगे रैशनैलिटी। ये तो खैर इकोनॉमिक्स का आधार है, बेस है कि किसी भी इकोनॉमिक यूनिट, चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, इन्वेस्टर हो, उसको रैशनल होना चाहिए। मतलब रैशनल का मतलब क्या होता है? मोर इज़ प्रीफर्ड टू लेस, हमें ज़्यादा की इच्छा हमेशा होती है। द कंज्यूमर इज assumed to be behave rationally
in that he prefer bundle of goods that include more quantity of goods, जिसमें हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी, हम उस कम्बिनेशन को चूज़ करेंगे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? मान लीजिए ये है अमन, अमन को पसंद है कढ़ी चावल, तो वो हमेशा ही कढ़ी चावल प्रेफर करेगा कंपेयर टू राजमा चावल के। तो ये कढ़ी चावल ए है और राजमा चावल बी। ए इज़ ऑलवेज प्रेफर टू बी और बी कभी भी ए प्रेफर नहीं करेगा मिस्टर अमन। ओके, ये कंसिस्टेंसी आपको क्लियर हो गया। कई बार क्वेश्चन आपसे इस तरह आ सकता है कि आपको कंसिस्टेंसी के और ट्रांजिटिविटी के ऑप्शन एक साथ दिए जाएं और आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें एक जैसे ऑप्शन लगभग एक जैसे ऑप्शन होंगे और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब ट्रांजिटिविटी में क्या होगा? अभी हमने देखा कंसिस्टेंसी की ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी कभी भी इससे ए से ग्रेटर नहीं होगा। अब ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो है वो इनडायरेक्टली सी से बड़ा है। ठीक है, अब देखना, इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर अमन को सबसे पहले शालू पसंद है, ठीक है, उसके बाद उसको पसंद है मीना, उसके बाद उसको पसंद है पल्लू। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो शालू है वो अमन की पल्लू से ज़्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है, वो शालू को पल्लू के कंपेयर में पसंद करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप इसको रियल लाइफ से ना जोड़े। रिवील्ड प्रेफरेंस एक्सियम, the consumer by choosing a collection of good in any one budget situation revealed his preference for the particular collection. The chosen bundle is revealed to be preferred among all other alternative bundle available. इसका मतलब क्या हुआ इतनी सारी कहानी का कि अगर कोई भी एक कम्बिनेशन कंज्यूमर चूज़ करता है तो वो जो बाकी कॉम्बिनेशन है उनको रिजेक्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ और एजम्पशन है इसकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की। सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी डज नॉट रिक्वायर कंज्यूमर टू रैंक हिज प्रेफरेंस और टू गिव एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज टेस्ट। The revealed preference theory permit us to construct the indifference curve map of the consumer just by observing the behavior. हमें क्या क्या चाहिए revealed preference theory में कंज्यूमर की चॉइस को जानने के लिए? His choice is consistent, मतलब if A is greater than B, then B is not greater than A. और his taste are independent of his choice over time, do not change. Consumer is rational in Pareto sense, मतलब more is better, more is preferred. He preferred more to less. और मान लीजिए हमारे पास कुछ अवेलेबल कम्बिनेशन है, ये हमारी बजट लाइन है और इधर भी कुछ कम्बिनेशन है, इधर भी कुछ कम्बिनेशन है। अगर कंज्यूमर Z कम्बिनेशन को चूज़ करता है तो मतलब कंज्यूमर ने हमें बता दिया है उसको सबसे ज़्यादा Z कम्बिनेशन पसंद आया है। दिस इज़ कॉल्ड प्रीफर्ड बैच, दिस इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस जोन, और ये वाला जो एरिया है ये इन्फीरियर बैच कहलाता है। अब जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का स्ट्रॉन्ग एक्सियम है वो किसने दिया था? सैमुअल्सन ने। एक होता है डायरेक्ट रिवील, एक होता है इनडायरेक्ट रिवील। डायरेक्ट रिवील का मतलब होता है कि ए विल बी ऑलवेज प्रेफर टू बी, हेंस रिवीलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास सिर्फ दो ही कम्बिनेशन है, ए जैसे यहाँ पे है ए और बी, और कंज्यूमर ए को प्रेफर करता है, तो वो क्या होता है?
डायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? इन केस ऑफ मोर देन टू गुड्स आर इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल ए इज प्रेफर्ड टू बी, बी इज प्रेफर्ड टू सी, देन ए इज इनडायरेक्टली प्रेफर्ड टू सी। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का वीक ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हिक्स ने। अब देखिए, अगर हमारे पास दो बजट लाइन है, बजट लाइन ए और बजट लाइन बी। अगर ए कंज्यूमर के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए तो वो कौन सा कम्बिनेशन चूज करेगा? बी कम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड वीक ऑर्डरिंग। देखिए, बी विल बी चूजन ऑन P1 सेट ऑफ प्राइसेस बिकॉज ए बिकम अनअफोर्डेबल। ऑन द other hand, the strong axiom of revealed preference theory is just generalization of weak ordering. अगर हम वीक ऑर्डरिंग को और समझना चाहें तो मान लीजिए आपके पास ये है बजट लाइन, ये आपके पास कुछ कम्बिनेशन है, कुछ इधर है बजट लाइन पे। अगर इन कम्बिनेशन को कंपेयर करें हम इस कम्बिनेशन से, मान लीजिए ए है, तो ये प्रेफरेंस होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम इन्फीरियर के बजाय सबसे ज़्यादा जो हम अपनी बजट से अचीव कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो कम्बिनेशन ए है। ठीक है, इससे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है कंज्यूमर को, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। अब अगर बात करें हम वीक ऑर्डरिंग की, अगर इस कम्बिनेशन में, क्योंकि बजट लाइन पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, अगर इसमें से कंज्यूमर क्योंकि यहाँ पे इनडिफरेंट है अपने चॉइसेस के लिए, तो ये कम्बिनेशन हो गया आपका वीक ऑर्डरिंग। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन ने दी थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे ये बेस्ड है, और इसमें कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा, और कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस को क्लियरली बताता है। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी assume income elasticity of demand is positive। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव कहाँ होता है? ये होता है नॉर्मल गुड के केस में। मतलब नॉर्मल गुड के केस में अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो ही आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसीलिए जो ये स्कोप है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का वो कम है, क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स को ही स्टडी करता है और ये गिफन पैराडॉक्स को स्टडी नहीं करता, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन है। और जैसे हमने हिक्स के स्लस्ट की और हिक्स में देखा था हमने कि हमने सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट को स्टडी किया था। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की लिमिटेशन है कि ये इनकम इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और प्राइस इफ़ेक्ट का बाइफर्केशन नहीं करता, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सैमुअल्सन की थ्योरी है वो इन्फीरियर है हिक्स की थ्योरी से। अब आती है हमारी हिक्स लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। अब हमने हिक्स की थ्योरी मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर अगर उसके पास दो गुड्स हैं तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है इंडिफरेंस कर्व पे। ठीक है, और अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हिक्स को दोबारा से अपनी थ्योरी बनानी पड़ी, और जो हिक्स ने पहली अपनी थ्योरी दी थी उन्होंने एक बुक लिखी थी वैल्यू एंड कैपिटल। 1934 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और जो ये रिवीजन दिया है उन्होंने, तो रिवीजन दिया था अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी 1956 में। अब ऐसा क्या हुआ कि हिक्स को दोबारा से अपनी थ्योरी देनी पड़ी? एक तो ये हुआ कि जो इंडिफरेंस कर हिक्स ने पहले दिया था वो सिर्फ
टू गुड्स पे बेस्ड था। तो इसीलिए हिग्स ने जो ये लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी दी है इसमें मोर देन टू गुड्स को इंक्लूड किया है। इंडिफरेंस कर्व और कंटिन्यूटी की जो एजम्पशन है उसको हिग्स ने छोड़ दिया था। डिफरेंस बिटवीन वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग वर वेरी क्लियरली डिफाइंड, और इसने कंसीडर किया था मनी को भी और कंज्यूमर सरप्लस को भी हिग्स ने इस अपनी बुक में फिर से डिफाइन किया था। अब हमारे पास कुछ और थ्योरी है, जैसे बर्नौली हाइपोथेसिस। द थ्योरी एज्यूम दैट द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रिस्क एवर्स। मतलब हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी रिस्की सिचुएशन है वहाँ पे हम जाना अवॉइड करते हैं। मान लीजिए आपको बाज़ार में कहीं लॉटरी के टिकट दिखते हैं और आपको बोला जाता है कि आपके जीतने के चांस 50-50 है, तो आप उस लॉटरी को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम हमेशा मोर इज़ बेटर को प्रेफर करते हैं। फॉर रिस्क एवर्स पर्सन the effect of gain received from lottery will be less than effect of loss incurred, hence he will never choose 50-50 probability। और इनकी एक लाइन थी, टैग लाइन, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ डिक्लाइनिंग। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारी जॉब नहीं लगी होती है, तब हम सोचते हैं कि अगर हमारी 10,000 की नौकरी भी लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगती है, आपकी सैलरी मान लीजिए होगी 50,000, तो आपको वो 50,000 भी कम लगने लगते हैं। तो इसीलिए बर्नौली ने कहा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, फिर आते हैं हमारे फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द मार्जिनल यूटिलिटी will not be constant over the entire range, that is it will both increase or decrease. The attitude of consumer would depend on whether the marginal utility of money is increasing or decreasing। अब आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास 50,000 की सैलरी है, अब आप एस्पायर क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ आ जाए, ठीक है, 1 करोड़ की यूटिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 करोड़ इज़ ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो यही फ्रीडमैन और सैवेज ने बोला था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। फिर है न्यूमैन मोरजेटसन कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी। इन्होंने क्या बताया था कि जो 3 तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक होते हैं रिस्क लवर, एक होते हैं रिस्क एवर्स, एक होते हैं रिस्क न्यूट्रल। और इनका जो रिस्क लवर होता है उसका टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसा होता है, इंक्रीज करता है, और ये है टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज करता है। ये है रिस्क लवर का केस। अब आते हैं रिस्क एवर्स। उनका जो रिस्क एवर्स होते हैं उनका जो टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्लाइन करता है, इस तरह का होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी सॉरी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइन करता है। और हमारे पास अब बच गया रिस्क न्यूट्रल। उनका टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होता है और मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने बताया है, ये है रिस्क एवर्स पर्सन, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी। ये है रिस्क लवर, ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। ये है रिस्क न्यूट्रल, फर्क ही नहीं पड़ता, पैसे लगाओ चाहे ना लगाओ, ये टोटल यूटिलिटी कर्व है इसका, और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या होता है, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रिस्क एवर्स है, कौन सा रिस्क लवर है और कौन सा रिस्क न्यूट्रल है। अब हमारी लास्ट थ्योरी बचती है मार्कोविट्स थ्योरी। According to this theory, there can be both risk
lover and risk-averse individual. Marginal utility of money will not constant over entire range. However, in his theory, small increase or decrease in income will increase the marginal utility of money, but large changes in income will always लीड्स टू डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो देती है डीए एम्प्लॉय को, तो उससे क्या होता है, सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, थोड़ी सी. तो इससे क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो घटती बढ़ती रहती है. तो कंज्यूमर को लगता है कि हमें डीए मिलेगा, तो वो सोचते रहते हैं उस बारे में, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी घटती और बढ़ती रहती है. अब मान लीजिए उनको एकदम से 1 करोड़ मिल जाए, तो उस समय तो वो यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन 1 करोड़ काफ़ी समय तक रहने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी उसकी घट जाएगी. तो ये थी कुछ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरी. अब आपका जो कंज्यूमर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम प्रोड्यूसर वाला सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड डाउट है, अगर आपको इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.